नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज हिंदुस्तान के लिए वीर सावरकर क्यों जरूरी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि आज की परिस्थितियों में सावरकर ने 100 साल पहले ही चिंतन मनन करके कई भविष्यवाणियां कर दी थी जो आज सच्चाई का रूप ले रही हैं। भारत में आतंकवाद, देशद्रोह और कट्टरता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है चूंकि उनके विषय के बारे में पहले किसी ने सोचा नहीं। अब जब सोच रहे हैं तो सावरकर की याद आ रही है। अखंड भारत का सपना देखने वाले वीर सावरकर का नाम सामने आते ही एक क्रांतिकारी चेहरा, राष्ट्रवादी विचार, प्रबुद्ध चेतना और जीवंत हिंदू राष्ट्र का स्वप्न देखने वाले नेता की तस्वीर सामने आती है जो हमें भारत भूमि के वैभव के लिए प्रेरित करता है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहकर क्रांति की महिमा को हिंदुस्तानियों के दिलों में बसा दिया। 1909 में वीर सावरकर की लिखी किताब 1857 इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश सत्ता को इतनी खतरनाक लगी कि उसने उस किताब को प्रतिबंधित कर दिया। मूल पुस्तक मराठी संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद नीदरलैंड में हुआ और 1909 में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के इतिहास से प्रभावित रही। इस पुस्तक को ब्रिटिश राज ने भारत में प्रतिबंधित कर दिया और स्वतंत्रता तक प्रतिबंध लगा रहा। सावरकर अंग्रेजों के लिए केवल एक राजबंदी ही नहीं थे बल्कि उनके लिए एक खतरनाक दिमाग भी थे। अंग्रेजों को डर था कि अगर वीर सावरकर जैसे व्यक्ति देश में खुलकर बोले तो उनका राज एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। यही कारण था कि उन्हें गिरफ्तार करके काले पानी जैसी सजा दी गई और उन्हें उस जेल में रखा गया जहां तमाम यातनाएं झेली। उन्होंने 11 वर्षों तक जेल में अमानवीय यातनाएं भोगी। वीर सावरकर के लिए भारत केवल एक भूगोल नहीं था बल्कि एक जीवंत संस्कृति थी। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को स्पष्ट शब्दों में नकारा और राष्ट्र को सर्वोपरि बताया। उनका मानना रहा कि अगर किसी भी वर्ग की मांगे राष्ट्र की अखंडता और संस्कृति से टकराती हैं तो उसे सहन नहीं किया जाना चाहिए। सावरकर केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक अद्भुत अग्रदूत रहे। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण स्पष्ट रहा। विनायक दामोदर सावरकर की हिंदुत्व पर लिखी पुस्तक का नाम हिंदुत्व, हिंदू कौन यानी हिंदुत्व, हु इज द हिंदू है। सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक हिंदुत्व, हिंदू कौन है, हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा की आधारशिला मानी गई है। यह पुस्तक मूल रूप से 1922 में एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व यानी हिंदुत्व के मूल तत्व शीर्षक से लिखी गई थी और 1923 में प्रकाशित हुई। बाद में 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुत्व, हिंदू कौन कर दिया गया। सावरकर ने हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पहचान के रूप में परिभाषित किया। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पहचान है। सावरकर ने कहा कि हिंदू वह है जो भारत को पितृभूमि और पुण्य भूमि यानी फादरलैंड और होली लैंड मानता है और सनातन संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से जुड़ा हुआ महसूस करता है। सावरकर ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जहां हिंदू संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का आधार है। सावरकर ने साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों को भारतीय तभी माना जाएगा जब वे अपने धर्म से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता दें। सावरकर ने इसके लिए 5 नदियों की भूमि का सिद्धांत भी दिया। सावरकर ने हिंदुओं की पहचान सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़कर देखा और कहा कि हिंदू वे हैं जिनकी आस्था और संस्कृति और पूर्वज भारत में निहित है यानी सिंधु से लेकर गंगा तक। सावरकर ने आलोचना की कि इन धर्मों के विदेशी मूल और विभाजनकारी इतिहास ने भारत की एकता को खंडित किया। उनका मानना था कि मुस्लिम और ईसाई हिंदुत्व की सांस्कृतिक पहचान स्वीकार करें तो ही वो राष्ट्र के अंग हो सकते हैं। सावरकर ने हिंदुओं से आह्वान किया कि वे जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठें और एक राष्ट्र के रूप में संगठित हों। सावरकर का मानना था कि
जब तक हिंदू समाज भीतर से बटा रहेगा, भारत मजबूत नहीं हो सकता। वे जात प्रथा के विरोधी थे और सामाजिक समरसता के प्रबल पक्षधर। सावरकर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपनी ही संस्कृति से दूरी बनाने की प्रवृत्ति के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि भारत का निर्माण उसकी संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप ही होना चाहिए, न कि पश्चिमी मॉडल की नकल बनकर। सवाल उठता है कि देश के अंदर देशद्रोहियों को लेकर जो सहानुभूति देखने को मिलती है वह किन कारणों से मिलती है। देश के लिए बोलने वालों को जेल और देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को बेल, आखिर क्यों? इसी तरह का सवाल करने वालों के सावरकर की विचारधारा को लेकर भी कई सवाल हैं। खासकर धर्मनिरपेक्षतावादी, वामपंथी इतिहासकार और कुल अल्पसंख्यक समूहों द्वारा कई सवाल खड़े किए जाते हैं। सावरकर की विचारधारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है और अल्पसंख्यकों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती है। ऐसा मानते हैं धर्मनिरपेक्षतावादी, वामपंथी और अल्पसंख्यक समूह। कहते हैं कि यह धर्मनिरपेक्षता के विचार का विरोध करता है। सावरकर का हिंदू राष्ट्र का विचार भारत की विविधता को नजरअंदाज करता है और राष्ट्रवाद की संकीर्ण परिभाषा प्रस्तुत करता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हिंदुत्व की अवधारणा प्राचीन भारत में नहीं बल्कि 19वीं-20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन की देन है। असल में ऐसे विद्वान प्राचीन भारत की विरासत को अंग्रेजी चश्मे से देखने के आदी हैं। वीर सावरकर ने भारतीयकरण के सिद्धांत दिया, जिसमें सभी समुदायों से अपेक्षा की गई कि वे भारत की संस्कृति की मुख्य धारा में शामिल हों। वीर सावरकर ने अखंड भारत का समर्थन किया और कहा कि हिंदुत्व कभी भी भाषा, जात या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करती। सावरकर ने कहा कि हिंदुत्व किसी भी पूजा पद्धति या ईश्वर में विश्वास से नहीं बल्कि उसकी राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक निष्ठा से तय होती है। उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को भारत का अंग माना, बशर्ते वे विदेशी आक्रांताओं और प्रतीकों का महिमा मंडन बंद कर दें। सावरकर का लक्ष्य धर्मांतरण और विदेशी विचारधाराओं के प्रभाव को रोकना था, न कि अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालना। सावरकर ने हिंदू राष्ट्र को एक सभ्यतागत अवधारणा के रूप में देखा, न कि धार्मिक उन्माद के रूप में। यह कुछ ऐसा ही है जैसे चीन ने अपने यहाँ मुस्लिम चरमपंथियों का चीनीकरण कर दिया। दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरता से निपटने के लिए 3C अप्रोच की चर्चा है, जिसमें काउंटर यानी कानूनी कार्रवाई की जाती है, काउंसल यानी पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है और कोलैबोरेट शामिल है, जिसमें सहयोग के जरिए उनके विचारों में उदारीकरण लाया जाता है। इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ सऊदी अरब का डी रेडिकलाइजेशन मॉडल कारगर साबित हो रहा। सऊदी अरब ने आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाए हैं, जहां धार्मिक विद्वान उन्हें इस्लाम के वास्तविक सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। इंडोनेशिया का नहतुल उलमाए मॉडल है, जो इंडोनेशिया की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था नहतुल उलमा के मॉडरेट इस्लाम को बढ़ावा देकर कट्टरता को हराया है। भारत में सूफी बरेलवी परंपरा को मजबूत करके भारत की सूफी परंपरा को प्रोत्साहित करना और कट्टरपंथी सलाफी वहाबी विचारधारा का विरोध करके भारत में भी इसी तरीके से काम हो रहा है। सिंगापुर मॉडल ने कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़े और तुरंत प्रभावी कानूनों के जरिए कठोर दंड के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के युवाओं को रोजगार और शिक्षा से भी जोड़ा है। फ्रांस मॉडल ने धर्मनिरपेक्षता को सख्ती से लागू करके सार्वजनिक जीवन में धार्मिक प्रतीकों जैसे हिजाब, बुर्का को सार्वजनिक स्थलों पर बैन कर दिया है। इस दिशा में भारत का स्वदेशी मॉडल भी काफी चर्चा में है, जिसमें सांस्कृतिक एकीकरण संग सख्त कानून सुरक्षा व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। समरसता मिशन के लिए रामानंदाचार्य सूफी संवाद पर जोर दिया जा रहा है, जिसके जरिए हिंदू और मुस्लिम संतों के बीच संवाद बढ़ाकर सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करना है। धार्मिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या, काशी, अजमेर जैसे तीर्थ स्थलों को इंटरफेस टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। डार्क वेब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर जिहादी कंटेंट को ट्रैक करके प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आतंकवादी भर्ती करने वाले खातों की पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर प्रभावी ढंग से इसे रोका जा रहा है।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर हैं, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिमोहन कौशिक जी, आखिर आतंकवाद, देशद्रोह के एक के बाद एक नए मामले, क्या हमारी या राष्ट्र के लिए जो समर्पण है उसकी भावना में कमी है? राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही ऐसी चीजें दिख रही हैं? सर देखिए, राष्ट्रवाद की भावना हर इंसान के अंदर उपस्थित होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कोई इंसान राष्ट्रवादी देशभक्त होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोगों को जिस राष्ट्रवाद अपनी भावना विकसित सब में हो पाए, इसकी जगह पर कई बार क्या होता है, बहुत से लोग जो थोड़े जिसे कहते हैं कि अलगाव की भावना जिसमें रहती है, वो केवल, और उनमें एक कॉमन फैक्टर देखा गया है, सेल्फ सेंटर्ड होना। सेल्फ सेंटर्ड मीन्स ये है कि उन्हें केवल और केवल अपने से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये इस तरीके की मानसिकता लिए हुए लोग नॉर्मली हमारे को मिलते हैं, जो आपको गद्दारी करते हुए मिलेंगे, या फिर कई बार उन्हें फंसाया जाता है। मैं अलग अलग कैटेगरीज में उस पर नहीं जा रहा, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हमारे देश में उनकी संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा क्यों है? वो कंपैरेटिवली ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो अभी हम वीर सावरकर के टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं, पितृभूमि और पुण्य भूमि के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दो पर्टिकुलर सेक्शंस ऐसे हैं जिनकी पितृभूमि भारत से पुण्य भूमि भारत से बाहर है, और वो नॉर्मली अपनी पुण्य भूमि पर ज्यादा भरोसा करते हैं, पितृभूमि पर उनको इतना ज्यादा भरोसा नहीं है। और वहां से जब गद्दार निकलते हैं, ये रियलिटी है, जहां वहां से जब गद्दार निकलते हैं तो वहां से जब उनकी जो एक एफिनिटी है, लगाव है, इंटरेक्शन है, एक प्रेम है, वो अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने धार्मिक लोगों के साथ वहां ज्यादा दिखाई देता है। और इसी चीज में वहां वो फंसते चले जाते हैं। अब जिस चाइना के मॉडल की हम बात कर रहे थे, उसने असलियत में उस लिंक को तोड़ा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन एक काम सावरकर ने 100 साल पहले ही बता दिया गया था, उस पर काम नहीं हुआ, इसीलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का समर्थन किया था, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो, लेकिन राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान प्राथमिक हो, यानी उससे ऊपर कोई ना हो। राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान से ऊपर किसी भी धर्म को नहीं रखा गया था। इसी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को आखिर हमारे विपक्ष के नेता स्वीकार करने में हिचक क्यों रहे हैं? हरिमोहन कौशिक जी। सर देखिए, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हो, नेगेटिव सेक्युलरिज्म हो या सेक्युलरिज्म हो, ये सेक्युलरिज्म हिंदुओं के तो ब्लड में है। क्योंकि हम जब एक ही घर में रह के अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, मत और संप्रदाय को मान सकते हैं, तो पूजा पद्धति को मान सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर सेक्युलरिज्म हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में, ब्लड में मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि जब एक बेसिक प्रिंसिपल को अगर देखा जाए किसी भी रिलीजन के, और वो ये कह रहा है कि मेरे अलावा सब झूठ है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के अंदर उसे सिन कहा जाए, चाहे उसे इस्लाम के अंदर काफिर या फिर कुफ्र कहा जाए, तो सर वहां पर आकर हमारा सेक्युलरिज्म जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका होता है, कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। और यहाँ इस कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को हम कंफ्यूज करते हुए नजर आते हैं कि यार सर सेक्युलरिज्म मानना क्या सिर्फ हिंदू का काम है? अब शर्मिष्ठा वाला मामला जो है, इसमें जज साहब ने जिस तरीके से उस लड़की के मामले को सुना और उसमें ये कहा कि 2 दिन अगर ये जेल में रह जाएगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, एट द सेम टाइम एक दूसरी लड़की को बॉम्बे हाई कोर्ट में तुरंत रिहा करने के बारे में कहा, जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही है। इसी तरीके से शर्मिष्ठा की केस के शर्मिष्ठा की शिकायत करने वाला जो लड़का था, या जो कादरी वगैरह समथिंग उसका नाम है, उसको अगर देखा जाए तो उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई एफआईआर वगैरह कुछ नहीं हुई है। एफआईआर हो गई है, लेकिन वह भगोड़ा साबित हो गया है, वह भाग गया है। जी सर, हम एक कंफ्यूज्ड सेक्युलरिज्म के एरा में जी रहे हैं। सेक्युलरिज्म को इतना ज्यादा हमारे को पढ़ा दिया गया कि हम कंफ्यूज हैं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, हरिमोहन कौशिक जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म को असल में एंटी हिंदू बनाने वालों का ही दोष है।
अब इसे सेक्युलरिज्म को एंटी हिंदू किसने बनाया? भूपेंद्र कुमार जी। और इनकी राजनीति क्या है, यह समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये देश जो भारत है, भारत जो पुरातन संस्कृति है, उस संस्कृति के पर्याय का मायने है हिंदुत्व। और लेकिन जो पर्याय, अभी हमारे जो रिसर्च स्कॉलर बोल रहे थे कि जो जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों ही सर्वथा अलग है, इस तरह से आसिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूम कहा पितव्य पुण्य पुण्य से चाहे ये हिंदू से स्मृता, ये जो चीज उन्होंने कही है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे दूसरे चीज के लोग कहते हैं कि पुण्य भूमि और कर्तव्य भूमि और निष्पक्षता जो एक शब्द है वो, लेकिन उनके अगर पूर्व अध्ययन अगर करें तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को जो राष्ट्रीयवादिता में कांग्रेस ने जो भूमिका निभाई थी उसका समर्थन किया था, लेकिन वहां उन्होंने इस चीज का दुरुपयोग किया और उसका विरोध भी किया कि जहां दुरुपयोग कर रहे हैं जो निष्पक्षता के रूप में, और जिस तरह से उसको परिभाषित कर रहे हैं कि ये संस्कृति है, मूल तत्व है, जो भौगोलिक रूप से हो, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे परंपरा के रूप में हो, वो यहाँ के मूल लोगों में जो सनातन परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं उनका अधिकार है, उनकी परंपरा। अगर उनको क्षरण नहीं दिया जाएगा, उनको इस तरह से उनको आरक्षित नहीं किया जाएगा तो वो संस्कृति मूल रूप से विलोपित हो जाएगी। जिस तरह से मूल रूप से संस्कृतियां, विश्व की महान संस्कृतियां विलुप्त हो गई हैं, इसी सावरकर का जो राष्ट्रवाद है और वही हिंदुत्ववाद है। अगर हम 1892 में अगर बसु जी की बात को कहें, उसको ही उन्होंने आगे रूप से परिभाषित किया और अपने ग्रंथों के रूप में, अपने उद्बोधन के रूप में उन्होंने बात की है। जो राष्ट्रवाद है वह मूल रूप से कर्तव्य बोध का करता है, जो हमारी परंपराओं से सनातन पद्धति जो लिविंग है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे रहने का हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे हमारे खाने का, जिस तरह से पूजा पद्धति सारी वैज्ञानिक हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे देश के जो लोग रहे वो राजनीति के कारण उस चीज को मुख्यतः रूप से, इसके लिए अगर किसी को दोष देना है तो राजनीति को दे सकते हैं आप, राजनीतिक नेताओं को दे सकते हैं, और खासकर कांग्रेस को इसके लिए आप कोस भी सकते हैं। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं हुआ। कारण यह है कि 70 साल तक पूरी विचारधारा से अलग करके रखा गया, सेक्युलरिज्म को ऐसा बना दिया गया मानो एंटी हिंदू जब तक आप नहीं होंगे तब तक आप सेक्युलर हो ही नहीं सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र जिसको एक सभ्यतागत पहचान के लिए कोशिश कर रहे थे 100 साल पहले सावरकर, उसको उसमें उन्होंने कहीं भी नहीं माना कि उसका धार्मिक आधार है, लेकिन उसको धार्मिक जामा पहनाया गया। असल में पूरी कोशिश रही कि इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मूल मंत्र सावरकर ने दिया उसको कभी भी अपनाया ना जा सके। उसके पीछे कुछ कारण थे, वोट बैंक भी एक बड़ा कारण था। हरिमोहन कौशिक जी, फिर पूछना चाहता हूं, जब देश आजाद होता है, धर्म के आधार पे आजाद होता है, हिंदू मुसलमान के आधार पे दो देश बनते हैं, उसके बावजूद भी एक ऐसी नियम कानून की बात की जाती है, विचारधारा की बात की जाती है कि नहीं, पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था, हिंदू तो सेक्युलरिज्म के नाम पे बन गया। जी सर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ असलियत में 3 पक्ष थे। एक पक्ष में जिन्ना एंड पार्टी खड़े हुए थे जो क्लियर वर्ड्स में कह रहा था कि हमें इस्लाम के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर अलग देश चाहिए। दूसरी तरफ अंग्रेज खड़े हो रहे थे जो ये कह रहे थे कि हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पर अलग देश चाहिए। और तीसरी तरफ कांग्रेस या भारत के लोग खड़े हुए थे, खासकर कांग्रेस खड़ी हुई थी जो कह रही है ना तो हमें हिंदू के नाम पर, ना मुसलमान के नाम पर, सिर्फ हमें सेक्युलरिज्म के नाम पर जो है अलग देश चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम यही आती है कि उन्होंने सेक्युलरिज्म एक ऐसे धर्म के साथ या एक ऐसे कंसेप्ट ऑफ या एक ऐसे रिलीजन के साथ एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी जो कि किसी दूसरे धर्म के सिद्धांत को ऐसे देखता है कि नाक पे अगर मक्खी भी बैठ गई तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यानी वो जैसे नाक पे मक्खी, हरिमोहन कौशिक जी सीधे शब्दों में समझना चाहेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर, इसके लिए जिम्मेदार हमारी और आपकी सबकी कंफ्यूजन है। हम एक ऐसे सिद्धांत के आप राजनीतिक सत्ता को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? जी,
राजनीति करने वाली सत्ता को आप इसका जिम्मेदार मानते सर, हैं, किसी व्यक्ति राजनीति को तो मानते हैं? वोटों की भूखी है। हैं? राजनीति वोटों की भूखी है, और वो जिस तरीके से टीएमसी बिहेव कर रही है, राजनीति पहले दिन से उसी तरीके से बिहेव करती हुई नजर आ रही है। उसमें मैं हर पार्टी को कटघरे में खड़ा करूंगा। टीएमसी क्योंकि ओपनली उस 27% वोट बैंक के पीछे है, तो वो ओपनली शर्मिष्ठा और कादरी के बीच में डिफरेंशिएट करती है। बाकी पार्टियां जो हैं वो चोरी छिपे अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार काम करती हैं। मेरा अपना मानना सिद्धांत के तौर पर है, जो स्कॉलर्स इस सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को आगे बढ़ाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने सिद्धांत को बढ़ा रहे हैं, वो असलियत में सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। हमें हरिमोहन कौशिक जी, सेकुलर चीन ने जी मास सर्विलांस अपनाया, री एजुकेशन कैंप लगाए, धार्मिक प्रतिबंध लगाए, और कहा जाता है विचार सुधार शिविर में लाखों उइगर मुसलमानों को लाया गया, उन पे एक तरीके से एक कम्युनिस्ट विचारधारा थोपी गई। हालांकि चीन इससे इनकार करता है, कहता है कि हमने सभी धर्मों का सम्मान किया, पॉजिटिव सेकुलरिज्म यानी जो सावरकर कह रहे थे उसी को निकाल के अपनाया, यानी सभी धर्मों का सम्मान लेकिन राष्ट्रहित सबसे ऊपर। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में धार्मिक प्रतीकों पर नियंत्रण किया, जैसे चीन में हिजाब और दाढ़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, धार्मिक संस्थाओं पर निगरानी की गई, मस्जिदों मदरसों में राष्ट्र विरोधी प्रचार पर रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, और वो सिस्टम इतना था कि हजारों मस्जिदें तोड़ी गई और कहा गया कि इसकी जरूरत ही नहीं है। अब ये सिस्टम भारत में अपनाने में दिक्कत क्या है? कारण कि अगर ये सिस्टम नहीं अपनाया जाता है तो जिस तरह की भावनाएं आप देख रहे हैं, या तो एक क्रांति का रूप लेंगी या नए भारत का निर्माण करेंगी। दोनों में ही खून बहेगा देश के लोगों का। हरिमोहन कौशिक जी। सर देखिए, हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है कि अगर आप एक वोट भी पहले ले आएंगे, ज्यादा ले आएंगे, तो आप जीत गए हैं। उसके बाद जीतने, और उसमें भी अगर आप सिर्फ पिछले मतलब उसमें भी परसेंटेज 51% फिक्स नहीं है। इस वजह से क्या है, एक वोट मैटर करता है, और जिसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा बैठा हुआ है जो कि अशराफिया है, और वो अशराफिया पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दबाए रखना चाहता है, दबा के बैठा हुआ है। उसके दिल में एक डर बैठा रखा है कि जरा सा भी अगर कोई चेंज हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, इससे अंदाजा लगाकर देखिए, सीएए एनआरसी जैसा एक चेंज जो कि भारत के मुसलमानों से जिसका लेना देना तक नहीं था, उसने दिल्ली को पंगु बना दिया था, दिल्ली के दंगे तक करवा दिए थे। एक ऐसा मामला जो उनसे रिलेटेड नहीं है, बस एक मुसलमान से रिलेटेड है, पाकिस्तान दबाव बनाने की है रणनीति। आखिर काम क्यों करती है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार भारतीय राजनीतिक दलों पर? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह समझना होगा कि हर की लाइन बड़ी करने के लिए दूसरे की लाइन या अपनी लाइन बड़ी की जाए या दूसरे की लाइन छोटी की जाए। लेकिन यहाँ वामपंथी जो विचारधारा आई और जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच में राजनीति का जो द्वंद चला, उन्होंने एक नए नैरेटिव बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है, जो शिक्षा का दोष था, जो हमारे यहाँ जो 70 साल में जो शिक्षा चली, जो 75 साल देश की आजादी के बाद, उस शिक्षा में जो मूल तत्व थे, जो हिंदुत्व और सनातनी, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली है, बहुजन हिताय वाली जो सब कामनाएं थी, उनको विलुप्त करके उन्होंने एक मॉडर्नाइजेशन कर दिया, और उसके कारण एक नई संस्कृति को डेवलपमेंट किया, और जो अल्पसंख्यकवाद को बहुसंख्यक पे थोपने की इच्छा की, जिससे हम अपने संस्कारों को नहीं जान सके। हम लोग अपने असमंजस, जिस बात का जो कंफ्यूजन का एक दौर चला, और आज भी कंफ्यूजन जनरेशन है। लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति परिवेश में हो, क्योंकि राष्ट्र में हर वैश्विक समस्या है इस समय ये कि हर जगह नहीं वैश्विक समस्या है, लेकिन वहां की केंद्रीय सरकारें, फेडरल गवर्नमेंट बड़े स्टेप ले रही हैं, किसी भी कीमत पे इनको कुचला जा रहा है। भारत में उस तरह की चीजें नहीं दिख रही हैं, अभी भी एक तरीके का लिबरलिज्म दिख रहा है। और आपको बता दूं मैं कि जिस तरीके से सावरकर ने कहा कि सावरकर केवल एक इतिहास के नायक ही नहीं रहे, बल्कि भारत के भविष्य के निर्माता भी थे।
आज हमें उसी राह को पकड़ना पड़ रहा है 100 साल बाद। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? अगर कोई इस राजनीतिक सत्ता इसके लिए जिम्मेदार है तो भारतीय वोटर भी जिम्मेदार है, जो ऐसे लोगों को सत्ता पे काबिज रखा। लेकिन वोटरों को इसलिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, चूंकि उनके सामने जो सच प्रस्तुत किया गया उसी हिसाब से उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस थे। हरिमोहन कौशिक जी, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा आपसे। आखिर लोग जिम्मेदार हैं कि नेता? सर, हर वो इंसान जो सोच सकता है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, हर वो इंसान जो कि सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है और अपने हितों को आगे रखकर और केवल वोट पाने के लिए सब चीजों को दबा जाता है और वोट पाके संतुष्ट होकर बैठ जाता है। हर वो इंसान जो सत्ता भोगी, सत्ता लोभी है और देश के भविष्य से कम और अपने भविष्य और अपने राजनीति के ऊपर ज्यादा सोचता है। हर वो अब समय आ गया है कि भारत को भी चीन की तर्ज पर कुछ कड़े और सख्त कानून बनाने ही होंगे, जिससे भारत की वह स्थिति, भारत वह उस स्थिति, उस हालात से निपट सके जो भारत में देशद्रोह की एक नई लहर के तौर पे देखी जा रही है। आप दोनों इस चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।